दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 4। और इसके पहले हम जो है 3 टेस्ट कर चुके हैं। 3 टेस्ट का मतलब 60 क्वेश्चन जो इन 5 टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें तो इसके बाद टेस्ट नंबर 5 होगा। 5 में हम जो है पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग जो है सेपरेट जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं स्टडी ऑन आईएएस के नाम से। और इसके अलावा बताएं, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो रही है जिसमें बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल है। टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो 5 से 6 हज़ार की टेस्ट सीरीज है और लगभग 800 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बात करें, अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को आप जो है देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है इस टेस्ट से रिलेटेड तो फिर आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 में पूछा है, टाइटेनियम मिश्र धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर इंग्लिश में लिखा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ ले। तो टाइटेनियम मिश्र धातु के संदर्भ में विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द टाइटेनियम एलॉय। तो ऑप्शन ए की बात करें, टाइटेनियम मिश्र अपनी लचीलापन, उच्च शक्ति, फ्रैक्चर सहन शक्ति और श्रंति का मतलब होगा कि फैटिग के कारण अद्वितीय है। ऑप्शन 2 की बात करें, इसका उपयोग जो है विमान कवच चढ़ाना, नौसैनिक जहाज या अंतरिक्ष यान मिसाइलों में किया जाता है। तो टाइटेनियम जो ये एलॉय का जो है, इसको जो है डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। ये उच्च शक्ति टाइटेनियम मिश्र धातु जो है और इस मिश्र धातु को एरोस्पेस संरचनात्मक फोर्जिंग के रूप में अनुप्रयोग के लिए विकसित किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखें, ड्रोन रूल 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, नियमों का उद्देश्य डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाना है जो व्यवसाय के लिए अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है। ऑप्शन 2 है, यदि वजन 1000 किलोग्राम से अधिक है तो ड्रोन नियमों के बजाय विमान नियम 1937 के प्रावधान लागू होंगे। ऑप्शन 3 है, नियम पूर्व अनुमति के बिना रेड जोन या येलो जोन में ड्रोन संचालन पर रोक लगाते हैं, हालांकि ग्रीन जोन में ऐसी किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही है ड्रोन रूल 2021 के बारे में? अगर ड्रोन रूल की बात करेंगे तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार के ड्रोन से संबंधित उनकी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए, उनके प्रबंधन के लिए जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है यानी डीजीसीए है, डीजीसीए द्वारा जो है रूल जो है डीजीसीए, ठीक है, होस्ट किया गया एक ऑनलाइन मंच स्थापित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाना जो एक व्यवसाय अनुकूलन सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें क्या है मिनिमम जो है, यानी अगर बात करें तो मिनिमम इसमें मैन हस्तक्षेप की बात करता है, जहां अधिकांश अनुमतियां जो है स्वचालित जो है रूप में निर्मित होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। एलिमिनेशन मेथड से करना हो आपको, जहाँ जहाँ 1 होगा वो ऑप्शन सही होगा, यानी सी में देखिए 1 नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अगर बात करें ऑप्शन 2 की, तो ड्रोन की बात करें तो ड्रोन जो है एक मानव रहित विमान होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो ये यूएसए के रूप में जो है, यूएसए मतलब मानव रहित जो है विमान प्रणाली जो है, जो स्वायत्त रूप में संचालित होता है या बोर्ड पर बिना पायलट के दूर से संचालित किया जा सकता है। अगर बात करें एक ड्रोन के लिए अधिकतम जो है वेट की बात करें तो 500 किलोग्राम, यदि वजन 500 किलोग्राम से अधिक है तो ड्रोन नियम के बजाय विमान जो है नियमन 1937 के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, यानी जो 1000 है तो 500 किलोग्राम से अधिक होंगे तो उस पर जो है विमान नियम 1937 लागू होंगे। इस प्रकार ये गलत है। अगर ये गलत है इसमें जहाँ ऑप्शन 2 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 वाला यानी ऑप्शन डी गलत हो गया।
अब बात करेंगे ऑप्शन 3 की। अगर ड्रोन की कैटेगरी की बात करें तो नैनो ड्रोन होता है जिसका वेट जो है 250 ग्राम तक होता है। नैनो ड्रोन 250 ग्राम तक। उसके अलावा बता माइक्रो ड्रोन होता है तो उसका वेट की बात करें, उसका वेट होता है 250, एक सेकेंड, उसका वेट होता है 250 ग्राम से जो है 2 किलोग्राम तक। ठीक है। छोटा ड्रोन, छोटा ड्रोन की बात करें तो वो स्मॉल ड्रोन जो होता है वो 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक होता है। मध्यम ड्रोन जो होता है वो बात करें तो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है या उसके बराबर होता है। और बड़ा ड्रोन जो है 150 किलोग्राम से बड़ा होता है। तो ये कुछ ड्रोन के कैटेगरी है जो ड्रोन के पेलोड के जो है अधिकतम क्षमता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ 500 किलोग्राम से अधिक ड्रोन इस पर ड्रोन में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, यानी ग्रीन जोन के लिए किसी प्रावधान की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सही, 1 और 3, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस देश से देखेंगे 24 MH 60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। तो ये हेलीकॉप्टर है 24 MH मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किससे प्राप्त हुए? तो ये यूएसए से प्राप्त हुए। ठीक है। जो भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब भारतीय नौसेना के लिए ये हेलीकॉप्टर यूज किया जाएगा। ठीक है, ये यूएसए से प्राप्त हुए। 2020 में ये समझौता हुआ था 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, इस प्रकार इसमें यूएस से होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ऑप्शन 1 है डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की गई है। ऑप्शन 2, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी एक क्रेन बाउंड्री तकनीक है जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर में धीरे धीरे चलने की समस्या को दूर करने के लिए बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक के? तो सबसे पहली बात, ये जो तकनीक है इसे DRDO द्वारा डेवलप की गई है। और बात करें तो ये ऑप्शन सही है, डिफेंस जो मेटल सर्जिकल जो रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा जो है क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की गई है, जो DRDO की प्रयोगशालाओं में से एक है, यानी DRDO के अंतर्गत जो है ये प्रयोगशाला आती है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 सही होगा। यानी अगर बात करें अन्य फैक्ट की तो USA और ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस, रूस जैसे कुछ देशों में एकल क्रिस्टल घटकों के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी इसके द्वारा क्या होगा, एक ग्रेन बाउंड्री तकनीक है जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे चलने की समस्या को दूर करने के लिए ये तकनीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 और 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कोई सीमा नहीं होती है कि, ठीक है, इसके अंदर कोई सीमा नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 में क्या पूछा है, रुद्रम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो आमतौर पर वायु रक्षा सिस्टम का हिस्सा है। ऑप्शन 2, रुद्रम एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो जिसे रक्षा अनुसंधान विकास DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो ये सही है, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो आमतौर पर वायु रक्षा सिस्टम का हिस्सा है, यानी भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की गई पहली स्वदेशी जो है रेडिएशन रोधी जो है मिसाइल रुद्रम। और सुखोई 30 MKI जेट में जो पूर्वी तट पर जो है उसमें लगाया गया है, उसका परीक्षण किया गया। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 जो है गलत है। रुद्रम जो है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ना कि जो है हवा से हवा। तो रुद्रम को ध्यान रखना है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
और इसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका परीक्षण वह सुखोई 30 MKI से किया गया और इसे अन्य फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश के साथ S-400 ट्रैम्फ SA-21 ग्रोलर वायु रक्षा सिस्टम के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपको ध्यान होगा कि S-400 जो है रूस के साथ जो है इसकी समझौता की गया है। ये सबसे उन्नत लंबी दूरी सतह से हवा में, यानी सतह से हवा में, यानी सरफेस टू एयर जो है मार करने वाली सबसे उन्नत और सबसे लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है। ट्रैम्पक की बात करें तो इंसेप्टर आधारित मिसाइल सिस्टम आने वाले जो शत्रुतापूर्ण विमानों, मिसाइलों, यहाँ तक कि 400 किलोमीटर की दूरी तक के ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात कर रहा है, उसके कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 दिया है सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियां, पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो बताना है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके बारे में इन दोनों कथनों में कौन सा सही है। अगर बात करें तो ये जो सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है ये सर्वोच्च संस्था है, तो ये तो सही है। लेकिन अगर बात करें इसका अध्यक्ष जो होता है, इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नहीं, डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री होता है। ठीक है, सदस्य रक्षा राज्य मंत्री होता है। चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS भी शामिल होते हैं, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो ग्राफीन के जो एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन 1 है ग्राफीन जो होता है तापीय और विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है और इसे एक लचीले चालक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन 2 है इसका उपयोग टच स्क्रीन, पैनल लाइट और सौर कोशिकाओं में किया जा सकता है, जहाँ यह अपेक्षाकृत नाजुक और महंगे इंडियम टिन ऑक्साइड यानी ITO को प्रतिस्थापित कर सकता है। ऑप्शन 3 ग्राफीन संभवतः मेट्रोलॉजी से अधिक सटीक प्रतिरोध मानकों से योगदान दे सकता है। ऑप्शन 4 ग्राफीन पर आधारित नई प्रकार की मिश्रित सामग्री का उपयोग उपग्रहों और विमानों की बड़ी ताकत और कम वजन के साथ किया जा सकता है। तो ग्राफीन के कुछ एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर बात करें तो इन सभी के रूप में ग्राफीन का उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी होगा। यानी ग्राफीन जो है तापीय और विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, इसके एक लचीले चालक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी होगा, जिसमें जो है एक सेकंड तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यानी चारों में ग्राफीन का जो है ग्राफीन का यूज़ या अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन जो है किया जा सकता है। इसके अलावा बैटरी और सुपर जो है कैपेसिटर के रूप में भी ग्राफीन बहुत अधिक आशाजनक सामग्री है। और ग्राफीन क्या होता है, बैटरी में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकने में सक्षम है और तेज़ी से चार्ज कर सकता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। माना जाता है कि नैनो कण यानी NP का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण और जैविक प्रणालियों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इस संदर्भ में नैनो कणों को संभावित खतरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 नैनो प्रदूषण फेफड़ों में सूजन, हृदय संबंधी समस्याओं का कारण है। ऑप्शन 2 ड्रग्स ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नैनो पार्टिकल मस्तिष्क के लिए जहरीले हो सकते हैं। ऑप्शन 3 लगातार अघुलनशील नैनो पार्टिकल पर्यावरण में समस्या पैदा कर सकते हैं। तो आपको बताना है नैनो कण यानी NP का अत्यधिक उपयोग जो है एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल सिस्टम
जो है उसको जो है जो उसके लिए जोखिम पैदा कर सकता है। तो उसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है इसमें 3 ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें नैनो प्रदूषण, तो नैनो प्रदूषण के बारे में, तो नैनो प्रदूषण नैनो उपकरणों द्वारा नैनो मटेरियल्स निर्माण प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न सभी कचरे का एक सामान्य नाम है, जिसे नैनो वेस्ट मुख्य रूप से कणों का समूह जो पर्यावरण में छोड़ा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी का मूल विषय होता है चिकित्सा क्षेत्र, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी में विभिन्न अनुप्रयोग नैनोमीटर रेंज के आकार, जैसे नैनो यूरिया का नाम आपने सुना होगा कृषि क्षेत्र में। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा कथन सही है, यानी इसमें जो है तीनों कथन सही, यानी नैनो प्रदूषण फेफड़ों में सूजन, हृदय संबंधी समस्याओं का, ड्रग्स ले जाने इस्तेमाल के लिए, और नैनो पार्टिकल मस्तिष्क के लिए जहरीले हो सकते हैं। लगातार अघुलनशील नैनो पार्टिकल पर्यावरण में समस्या पैदा कर सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी इसमें होगा। नैनो साइज अर्बन पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आपने जो है शहरों में जो है बहुत सुना होगा, सांस द्वारा अंदर ले जाने के परिणाम स्वरूप होने वाली फुफ्फुसी चोट या सूजन ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण प्रतीत होती है। ठीक है, जो मानव स्वास्थ्य के आकलन के दृष्टि से बहुत अधिक होता है, जो नैनो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, भारत में जो है न्यूक्लियर पावर के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक है भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन 2 भारत अपने हथियार कार्यक्रम के कारण परमाणु अप्रशांत संधि से बाहर है। कौन सा कथन सही है? अगर बात करें तो भारत सरकार का लक्ष्य अपने जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, बड़े पैमाने पर स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा कोयला, गैस, जल विद्युत, पवन ऊर्जा के बाद बिजली देश में बिजली उत्पादन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, यानी इसके पहले जो 4 स्रोत हैं बिजली उत्पादन के, वो हैं सबसे ज़्यादा जो है बिजली उत्पादन किससे किया जाता है? कोल से, इसके बाद गैस से, इसके बाद वाटर जो डैम है उससे, जो इसके अलावा विंड एनर्जी से, 5वां जो है ये न्यूक्लियर पावर से। अगर बात करें ये ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भी सही है। अपने हथियार कार्यक्रम के कारण, यानी जो परमाणु शक्ति से रिलेटेड जो भी हथियार कार्यक्रम चल रहे हैं उसके कारण जो है भारत परमाणु अप्रसारण संधि से बाहर है। इसके कारण देश को ज़्यादातर परमाणु संयंत्रों और भौतिक व्यापार से बाहर रखा गया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें आप पूछा है ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 भी सही है, और इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? 71 में पूछा है परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है GICNT परमाणु आतंकवाद की रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षमता में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। ऑप्शन 2 है यदि कोई राज्य GICNT में भागीदार बनना चाहता है तो उसे GICNT सिद्धांतों के विवरण के समर्थन के लिए एक लिखित पत्र भेजना होगा। ऑप्शन 3 वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA GICNT एकमात्र आधिकारिक पर्यवेक्षक है। तो कौन सा कथन सही है? परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक पहल जो की गई है GICNT यानी ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म, उसका संदर्भ बताना है। इन 3 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है? बात करें ऑप्शन 1 की और 2 की तो दोनों सही है। ठीक है, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म जो है एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसका उद्देश्य परमाणु आतंकवाद को रोकना, पता लगाने के लिए और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षमता, विशिष्ट रूप से परमाणु और रेडियोलॉजिकल सामग्री अधिग्रहण, परिवहन, उपयोग में सुधार लाना। इसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात करें, रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश ने संयुक्त रूप से 15 जुलाई 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग यानी रशिया में रूसी में G8 शिखर सम्मेलन के दौरान परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये समझौते के निर्माण की घोषणा की थी, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म, यानी किसके बीच ये हुआ था? रशिया और USA के बीच। ठीक है,
यदि कोई राज्य GICNT में भागीदार बनना चाहता है तो उसे GICNT के सिद्धांतों का विवरण के समर्थन के लिए लिखित पत्र भेजना होगा। और इसके अलावा बात करें तो ये ऑप्शन 3 गलत है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूरोपीय संघ, इंटरपोल, और इंटरपोल की बात करें, UNOCET की बात करें, ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की बात करें, तो ये इसके GICNT के अधिकारी पर्यवेक्षक हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन ही GICNT के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। एकमात्र आधिकारिक पर्यवेक्षक ये नहीं है, उसके साथ भी और सब लोग हैं। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, इसमें एक और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, बिजली उत्पादन से परे यानी बियॉन्ड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा का संभावित, यानी बिजली उत्पादन के अलावा जो है न्यूक्लियर एनर्जी का, इन ऑप्शनों में से कौन कौन से ऑप्शन है जिसका उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके किया जा सकता है, ठीक है। यानी समुद्री जल को क्या कहते हैं, डीसैलिनाइजेशन करना यानी अलवणीकरण, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। और इसके अलावा अगर बात करें कांच और सीमेंट निर्माण और धातु उत्पादन जैसे उद्योग उष्मन के लिए, ठीक है, यानी हीटिंग के लिए। और इसके अलावा बात करें शोधन यानी रिफाइनिंग और सिंथेसिस गैस प्रोडक्शन के लिए। तो आपको बताना है, एक तो बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज किया जाता है, दूसरा क्या है, न्यूक्लियर पावर का यूज इन चारों में से किसके लिए किया जा सकता है। तो इसमें जो है सभी के लिए जो है न्यूक्लियर पावर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर बात करें हीटिंग कूलिंग के लिए, ये ताज़े पानी, हाइड्रोजन, अन्य उत्पाद जैसे तेल, सिंथेटिक ईंधन उत्पादन के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा उपयोग बिजली गर्मी के स्रोत के कुशलतापूर्वक हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के जो है साथ करने के लिए कई तरीके हैं। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा है, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है, यह वैज्ञानिकों और सैकड़ों विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं अन्य देशों के सहयोग से परमाणु अनुसंधान के लिए नासा की एक परियोजना है। ऑप्शन 2, LHC यानी द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का लक्ष्य भौतिकविदों को कण भौतिकी, ठीक है, यानी पार्टिकल फिजिक्स के विभिन्न सिद्धांतों के भविष्यवाणियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। तो आपको बताना है द लार्ज हैड्रॉन के कोलाइडर के संदर्भ में इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। तो ये द लार्ज जो हैड्रॉन कोलाइडर जो है इसका क्या है, ये इसको बात करें दुनिया का सबसे बड़ा उच्चतम ऊर्जा पार्टिकल कोलाइडर है। इसे 1998 और 2008 के बीच यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न द्वारा 10,000 से अधिक वैज्ञानिकों और सैकड़ों विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं के साथ 100 से अधिक देशों के साथ सहयोग करके बनाया गया, ठीक है। यह देखेंगे तो इसकी परिधि की बात करो 27 किलोमीटर यानी 17 मील, और जिनेवा में के निकट फ्रांस स्विट्जरलैंड के सीमा के नीचे 175 मीटर यानी लगभग 574 फीट की गहराई में एक सुरंग में स्थित है। तो कुल मिलाकर ये नासा की परियोजना नहीं है, इसे सर्न द्वारा जो है बनाया गया था। और कहाँ स्थित है, ये फ्रांस स्विट्जरलैंड के सीमा के बताएं उसके नीचे जो है 175 मीटर या 574 फीट गहराई में स्थित है। ऑप्शन 2 सही है, यानी द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है यह जो है पार्टिकल फिजिक्स के जो है विभिन्न सिद्धांतों भविष्यवाणी परीक्षण की अनुमति देता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन 1 जो है सही नहीं है। यानी अगर बात करें जो पार्टिकल फिजिक्स है, तो पार्टिकल फिजिक्स का मानक मॉडल भविष्यवाणी करता है कि लगभग 60% समय हिग्स बोसान नीचे क्वार्क की एक जोड़ी में क्षय हो जाएगा और क्वार्क के 6 रूपों में दूसरा सबसे भारी होगा। हिग्स बोसान की बात करें तो जो पार्टिकल फिजिक्स के मानक मॉडल में एक प्राथमिक कण है जो हिग्स क्षेत्र में क्वांटम उत्तेजना द्वारा निर्मित है, जो कण भौतिकी यानी जो पार्टिकल फिजिक्स सिद्धांत के क्षेत्रों में से एक है। इसके जो हिग्स जो थे, हिग्स बोसान जो है इनका एक जो थे
भौतिकी विज्ञानी थे पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया। 1964 में 6 अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस तरह के एक कण के अस्तित्व का सुझाव दिया था। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा है। तमिलनाडु में थेनी जिले में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, न्यूट्रिनो में बहुत कम द्रव्यमान और धन आवेशित कण हैं और स्पिन आधा होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, इन्हें लैब में भी तैयार किया जा सकता है। ऑप्शन 3, भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करती है। ऑप्शन 4, 100 न्यूट्रिनो के डिटेक्टर की तुलना में बहुत कम ऊर्जा होती है। तो जहाँ केवल लिखा रहा है उसको इस जो है विशेष तौर पर आप अंडरलाइन करके रखिएगा कीवर्ड के रूप में, ठीक है। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोटे कण हैं जो परमाणु बनाते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु बनाते हैं। न्यूट्रिनो की बात करें, न्यूट्रिनो भी एक छोटा प्राथमिक कण है, लेकिन यह परमाणु का हिस्सा नहीं है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत कम होता है, कोई आवेश नहीं होता है और चक्कर आधा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, जहाँ 1 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ऑप्शन सी सही है, यानी 2, 3, 4 जो है सही है, ठीक है। 2, 3, 4 सही है। न्यूट्रिनो की बात करें तो कुछ अलग फैक्ट की बात करें तो 3 अन्य रूपों में भी 3 अन्य प्रकार के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो। यात्रा के दौरान वे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो दोलन कहा, यानी न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहा जाता है और यह एक हल्का असामान्य क्वांटम घटना है। अब बात करें न्यूट्रिनो साइंस की, भविष्य में जो संभावित एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं, तो सूर्य के गुणकारी जानकारी के लिए, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड की संरचना खोज के लिए, चिकित्सा इमेजिंग के लिए, परमाणु प्रसार की निगरानी के तहत, तेज वैश्विक संचार के लिए। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी सही है। तो कुछ न्यूट्रिनो के बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूट्रिनो विज्ञान के भविष्य में संभावित उपयोग के बारे में, जिसके मैंने बताया, सूर्य के गुणों की जानकारी, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड की संरचना खोज, चिकित्सा इमेजिंग, परमाणु प्रसारण की निगरानी तरीका, तेज वैश्विक संचार। तो मैंने उसके एप्लीकेशन की बात की, तो एप्लीकेशन भी आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ यूज हो सकते, इस प्रकार ऑप्शन डी होगा, इसमें सभी जगह यूज किए जा सकते हैं जो मैंने पहले व्याख्या बताई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। भारत में परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, परमाणु कमान प्राधिकरण एक राजनीतिक परिषद और एक कार्यकारी परिषद शामिल है, ठीक है, यानी इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बताना है। ऑप्शन 2 की बात करें, राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, राजनीतिक परिषद एकमात्र निकाय जो परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत करती है। ऑप्शन 4, कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको बताना इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, उसमें बताना है इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। अगर बात करें इसमें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 और 4 गलत हैं, यानी परमाणु कमान प्राधिकरण में एक राजनीतिक परिषद और एक कार्यकारी परिषद शामिल है। राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता जो कौन करता है? पीएम करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यह एकमात्र निकाय जो परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत करता है। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद करता है। तो उल्टा दिया गया, इस प्रकार 2 और 3 गलत है। तो यानी 2 और 3 जहाँ होगा, 2 जहाँ होगा वो एलिमिनेट कर दीजिए, 3 जहाँ होगा वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 4 गलत है ना, तो जहाँ 4 होगा एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें जो है ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यानी अगर 2 और 4 गलत है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो उसमें क्या ऑप्शन सही होगा? 1 और 3, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यानी 2 और 4 में अपोजिट दे दिया गया उसकी अध्यक्षता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 में बात करें फ्लक्स ट्रैपिंग इफेक्ट के बारे में बात करें, जिसे प्रकाशन प्रभाव से संबंधित समाचार पत्रों में अक्सर देखा गया है। ऐसे शब्दों को आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, फ्लक्स ट्रैपिंग इफेक्ट, क्योंकि ज़्यादा हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखना चाहिए हर सब्जेक्ट में। इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एनवायरमेंट इकोलॉजी हुआ, साइंस एंड टेक में हुआ, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है।
तो फ्लक्स ट्रैपिंग इफेक्ट के बारे में समाचार पत्र में अक्सर देखा जाता है कि ये क्या है। ऑप्शन एक है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक घटना। ऑप्शन बी है यह पारिस्थितिकी तंत्र में होता है जहाँ बहुत कम संसाधन शेष होते हैं। ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर जिसे अतिचालक के संपत्ति जहाँ एक दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का ठंडा सुपर कंडक्टर के ऊपर तैरता है। ऑप्शन डी यह प्लास्टिक के अत्यधिक जमा होने के कारण समुद्र में पाया जाता है। तो बताना है आपको ये क्या है, फ्लक्स ट्रैपिंग इफेक्ट। तो ये देखेंगे सुपर कंडक्टर्स की संपत्ति जहाँ एक दुर्लभ पृथ्वी चुंबक और एक ठंडा सुपर कंडक्टर के ऊपर तैरता है। यानी इसमें देखेंगे एक सुपर कंडक्टर सामग्री में बात करें तो इसमें जो प्रतिरोध होता है वो 0 ओम या बहुत करीबी 0 होता है। आमतौर पर इसमें सामग्री बहुत कम तापमान पर ठंडा करना शामिल होता है, जैसे कि नीचे जो है 20 केल्विन की बात करें या -253 डिग्री सेल्सियस शीतलन तापमान पर सामग्री के बीच भिन्न होता है और इसे संक्रमण जो है टेम्परेचर जोन के रूप में जाना जाता है। जब एक चुंबक सीधे सुपर कंडक्टर के रूप में रखा जाता है तो यह उत्तोलन के गुण प्रदर्शित करता है। यदि चुंबक को हटा दिया जाए तो सुपर कंडक्टिविटी सामग्री अभी भी इन गुणों को प्रदर्शित करेगी। इसे फ्लैक्स ट्रैपिंग इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। और सुपर कंडक्टिविटी की घटना की बात करें, इसकी खोज कब की गई थी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको ये ध्यान रखना है। 1911 में डच भौतिक विज्ञानी हेइक कमरलिंग ओन्स ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही होगा। इसके एप्लीकेशन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, सुपर कंडक्टिविटी के कुछ तकनीकी जो है एप्लीकेशन के कौन कौन शामिल है उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। ऑप्शन 2, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना। ऑप्शन 3, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का गठन। ऑप्शन 4, भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो कौन सा प्रारंभिक काल से उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम, यानी आपको बताना है इसकी कब कब इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की बात करें, ठीक है, तो नई दिल्ली में स्थित है भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशाला। भारत की माप मानक प्रयोगशाला है। ठीक है, 4 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, 3 अगस्त 1948। 3 अगस्त 1948। ठीक है, इसके अलावा IIT खड़गपुर यानी गूगल के CEO जहाँ से निकले हैं, भारत सरकार द्वारा खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत में स्थापित एक सार्वजनिक तकनीकी अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है IIT खड़गपुर बात करें 1951 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद की जो बने बताया, ये भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। 4 जो है जनवरी 1947 को हुई थी। ठीक है, अब बचा क्या, DRDO की स्थापना। तो DRDO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है सही कालक्रम की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, यानी 4 47 फिर 1 48 फिर 2, ठीक है 58, 2 के बाद 51 फिर 3 यानी 58। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, 79 में क्या पूछा, कैंसर के लिए प्रोटॉन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है उपचार, यह उपचार में एक प्रकार के विकिरण यानी अगर बात करें तो रेडिएशन चिकित्सा है जो ट्यूमर के इलाज के लिए उच्च ऊर्जा बीम का उपयोग करती है। ऑप्शन 2, दूसरे कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए युवा वयस्कों किशोरों के लिए प्रोटॉन थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है तो पेंसिल बीम तकनीक का उपयोग करके उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है कैंसर के लिए जो प्रोटॉन थेरेपी है उसके बारे में। तो हाल ही में अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर भारत के कैंसर के लिए प्रोटॉन थेरेपी की पेशकश करने वाला दुनिया का 16वां देश बन गया भारत। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है
तरीकों का उपयोग किया जाता है कैंसर जो है के लिए प्रोटॉन थेरेपी में। ठीक है, ये है प्रोटॉन थेरेपी जो कैंसर का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर ने जो है कैंसर के लिए प्रोटॉन थेरेपी की पेशकश करने वाला दुनिया का 16वां देश बन गया। तो इस प्रकार इसमें तीनों ऑप्शन शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें जो प्रोटॉन थेरेपी का इस्तेमाल जो है अन्य इलाज की बात करें तो आपने सुना होगा जैसे फेफड़े का कैंसर हो गया, यकृत का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्पाइनल और जो पेल्विक सरकोमा जो कैंसर हैं जो नरम ऊतक और हड्डी में होते हैं, तो नॉन कैंसर ब्रेन ट्यूमर, तो इन सब के उपयोग भी किया जा सकता है ये प्रोटॉन जो है थेरेपी का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट का उपयोग लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में कणों को तेज करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 2, यानी सुपर कंडक्टिविटी क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस का उपयोग अत्यधिक संवेदनशील मैग्नेटोमीटर के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 3, सुपर कंडक्टर का उपयोग उच्च तीव्रता वाले विद्युत चुंबकीय आवेग का विकास के लिए किया जा सकता है। तो बताना है सुपर कंडक्टिविटी जिसके बारे में मैंने पीछे बात की, यानी उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी अति चालकता का संभावित जो है एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर बात करें तो इन तीनों का जो है सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता का उपयोग तीनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि इसकी खोज 1911 में हुई थी, तो उन दोनों क्वेश्चन को मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग जो है इन तीनों के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज का 80 नंबर क्वेश्चन तक का टारगेट। एक टेस्ट और होगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेस्ट की, और जो इंग्लिश और हिंदी में व्याख्या के साथ अलग अलग होगी, और इसके अलावा टेस्ट की जो है क्लास की PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।